हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो लेसन में इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा था और उसमें ये देखा था कि कंपनी कैसे अपने प्रमोटर्स को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में और फॉर्मेशन में जो उनका रेम्यूनरेशन ड्यू होता है, जो बनता है, उनको कैश ना दे करके कैसे उनको शेयर इशू करती है। और हमने ये भी देखा था कि कंपनी असेट्स परचेज करती है किसी वेंडर से, तो कैसे वेंडर्स को उसका पेमेंट कैश ना दे करके इशू ऑफ शेयर्स उसको कर देती है, शेयर इशू कर देती है, यानी उसका पेमेंट शेयर के थ्रू कर देती है। आज हम यहाँ देखेंगे कि कैसे कंपनी किसी दूसरी कंपनी की असेट्स परचेज करती है और उसकी लायबिलिटी परचेज करती है। तो जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी परचेज करती है तो क्या एंट्री हम उसकी पास करेंगे। कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को या किसी प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को परचेज भी कर सकती है और उसका पेमेंट शेयर के थ्रू या डिबेंचर के थ्रू उसके थ्रू भी कर सकती है। तो जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो या तो उसकी बुक वैल्यू पर उसकी असेट से लेती है या बुक वैल्यू पर ही उसकी लायबिलिटी लेती है, या जो दोनों कंपनियों में एग्रीमेंट होता है, आपसी एग्रीमेंट, आपसे समझौता जो उनका होता है कि हम ये असेट जो है इस बुक वैल्यू पर ना लेकर किसी दूसरी एग्रीड वैल्यू पर हम परचेज करेंगे या लायबिलिटी हम इस वैल्यू पर परचेज करेंगे, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीड वैल्यू। तो कंपनी उस एग्रीड वैल्यू पर भी बिजनेस को परचेज कर सकती है। तो यहाँ बिजनेस परचेज करने का मतलब उसकी असेट्स और लायबिलिटीज से है। तो ये भी ज़रूरी नहीं कि कंपनी उसकी सारी की सारी असेट्स परचेज कर ले और उसकी सारी की सारी लायबिलिटी परचेज कर ले। हो सकता है कंपनी कुछ ही असेट्स परचेज कर रहे, हो सकता है कुछ ही उसकी लायबिलिटी परचेज करे। और ये आप सभी जानते हैं कि जब हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं तो हम खरीदते हैं तो उसको पेमेंट तो हमें करना ही होता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, उसकी परचेज वैल्यू हो जाती है। आप साधारण सा भी पेन खरीद के लाओगे 10 रुपये का, तो 10 रुपये उसकी क्या होगी, परचेज वैल्यू हो गई, जो हमें उसको दुकानदार को पेमेंट करना होता है, वेंडर को पेमेंट करना होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है तो उसको पेमेंट कंपनी को करना होता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, परचेज प्राइस हो जाती है कंपनी की, तो उसको हम परचेज कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की अपन को ज़रूरत नहीं है। जनरली क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे दिया जाता है, नहीं दिया जाता तो हम परचेज कंसिडरेशन निकाल भी सकते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालें कि यदि टोटल असेट्स में से हम क्रेडिटर को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स, तो हमारा क्या आ जाता है, परचेज कंसिडरेशन आता है। और परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स। तो टोटल असेट्स में से क्रेडिटर माइनस कर दिया तो वो हमारी नेट असेट्स भी हो गई और वही हमारा क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन भी हो गया। तो मैंने आपको ये बताया कि परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स होगा, और नेट असेट्स कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। तो जो नेट असेट्स आएगी वही परचेज कंसिडरेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप असेट्स खरीदोगे उसी का तो पेमेंट दोगे, उसी का तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिटर, सॉरी टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। तो आप लिखो इसको, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स इज इक्वल टू, अब नेट असेट्स कैसे निकलेगी, टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स, यानी परचेज कंसिडरेशन किसके बराबर होगा, नेट असेट्स के बराबर। अगर हम नेट असेट्स निकाल लेते हैं और मैं इसका उल्टा बोल दूं, नेट असेट्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, अगर हमने नेट असेट्स निकाल ली तो वही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स, और नेट असेट्स इज इक्वल टू कैसे निकलेगी, टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। तो ऐसे हम परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, और दे रखा हो जब तो वही हमें परचेज कंसिडरेशन
लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो फिर अगर हम ऐसे निकालते हैं कि टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर, तो वो तो नेट असेट्स आएगा, और परचेज कंसिडरेशन किसके इज इक्वल टू होता है, नेट असेट्स के। अगर क्वेश्चन में दे रखा तो हमें वही लेना होगा, फिर ये वाला परचेज कंसिडरेशन मान्य नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा, पीसी ज़्यादा होगा माइनस नेट असेट्स। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होगा और हमारी नेट असेट्स कम होगी। तो हम क्या, हमारा क्या आएगा, गुडविल आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, परचेज कंसिडरेशन हमारा ज़्यादा होगा और नेट असेट्स हमारी कम होगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगी। परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा का मतलब हमने पेमेंट ज़्यादा किया है, किससे, नेट असेट्स से। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, परचेज कंसिडरेशन हमारा ज़्यादा होगा और हमारी नेट असेट्स कम होगी। तो असेट्स तो हम लाएँ कम, पेमेंट हमने कर दिया ज़्यादा। तो हमने किस बात का पेमेंट ज़्यादा कर दिया, तो हमने कंपनी की जो उसकी गुडविल है उसका हमने उसको पेमेंट किया है, तो वो हमारी क्या होगी, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, पीसी माइनस नेट असेट्स इज इक्वल टू गुडविल। ये चीज़ क्लियर है कि परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा है, इफ़ द परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर देन नेट असेट्स, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गुडविल कहलाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। इसी तरीके से हमारा कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट असेट्स माइनस पीसी। कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालेंगे, नेट असेट्स अगर हमारी ज़्यादा है और हमारी पीसी कम है, तो नेट असेट ज़्यादा है मतलब असेट्स हम ज़्यादा लिया है और हमने उसको पेमेंट कम किया, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। चीज़ हम ज़्यादा ला रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं कम, तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। और कैपिटल प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, तो ये हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया आपका कैपिटल रिजर्व का। तो हमने तीन चीज़ देखी कि परचेज कंसिडरेशन निकलेगा इज इक्वल टू नेट असेट्स, और नेट असेट्स निकलेगी टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। दूसरा गुडविल कैसे निकलेगी कि पीसी अगर ज़्यादा है और नेट असेट्स आपकी कम है तो गुडविल आ जाएगी। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा कि अगर नेट असेट ज़्यादा है और पीसी आपका कम है तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगी। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसको समझने के लिए। ये दो कंपनी है, एक तो टैगोर लिमिटेड है, दूसरी तुलसी लिमिटेड है। टैगोर लिमिटेड ने तुलसी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया 48 लाख में। टैगोर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ रुपीज़ कितना 48 लाख, जो कि कैसे देना है, पेबल बाई द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। 20 रुपये का एक शेयर है और 20 रुपये प्रीमियम पर, एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम पर। इस तरीके से हमें उसको पेमेंट करना, 20 रुपये का एक शेयर है और 20% प्रीमियम पर ही हमने उसको दिया है। और असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो थी कंपनी की ये थी कि प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, स्टॉक 15 लाख, डेटर्स 8,60,000 और क्रेडिटर 3 लाख। तो इनकी जनरल एंट्री हमें पास करनी है। तो मैंने आपको बताया कि जब कंपनी असेट्स परचेज करती है और उसकी लायबिलिटी परचेज करती है तो क्या एंट्री पास करते हैं, ऑल असेट्स अकाउंट ER कह लो टू ऑल लायबिलिटीज़ टू वेंडर्स, या सन्ड्री असेट्स अकाउंट ER टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू वेंडर्स अकाउंट। तो यहाँ हम क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की क्या एंट्री पास होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट ER। तो सन्ड्री असेट्स में हमें यहाँ नाम दे रखा है, आप लिख लो इसको। वैसे तो ये एंट्री एक बार और लिखा देता हूँ, ये लिख लो आप, परचेजेज ऑफ
असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ क्या होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट DAR टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स परचेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी की एंट्री पास करेंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट DAR टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट। यहाँ हमने असेट्स परचेज करी है तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट DAR टू असेट्स में क्या है, नाम दे रखा है इसने, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DAR, स्टॉक अकाउंट DAR, डेटर्स अकाउंट DAR टू क्रेडिटर्स टू वेंडर्स। वेंडर्स में नाम दे रखा है यहाँ टैगोर लिमिटेड, तुलसी, क्या है, तुलसी लिमिटेड। यहाँ आपका है 25 लाख, यहाँ आपका है 15 लाख, यहाँ है आपका 8,60,000, यहाँ है आपका 3 लाख, यहाँ है आपका 48 लाख। तो हमने एंट्री पास कर दी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट DAR टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर्स अकाउंट। नाम दे रखा है इसलिए सबके नाम हमने यहाँ लिख दिए। अब मैंने आपको ये बताया था कि गुडविल कैसे निकलती है अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है। तो यहाँ क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन खुद नहीं दे रखा है कि हमें कितना पेमेंट करना है। हमने 48 लाख में, हमने 48 लाख में किसका बिजनेस खरीद लिया, तुलसी ब्रदर्स का, तो परचेज कंसिडरेशन खुद नहीं दे दिया, परचेज कंसिडरेशन उसने खुद नहीं दे दिया। तो अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है किससे, नेट असेट से, तो हमारी क्या आएगी, गुडविल आएगी। तो यहाँ पर तो गुडविल इज इक्वल टू PC माइनस नेट असेट्स। PC है आपका 48 लाख, नेट असेट्स आपकी कितनी है, 48,60,000। PC है आपका 48 और नेट असेट्स कितनी है, 48,60,000। सॉरी, नेट असेट्स निकाल लो पहले इसकी। तो नेट असेट्स मैंने आपको बताई है 48,60,000 माइनस कितना हो गया, 48,60,000 टोटल असेट्स माइनस 3 लाख, तो ये आपका हो गया 45,60,000। नेट असेट्स 48,60,000 में से 3 लाख गए तो 45,60,000 आपकी नेट असेट्स आ गई। अब मैंने आपको बताया गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू PC माइनस नेट असेट्स। PC आपका 48 लाख माइनस 45,60,000, तो ये कितनी होगी, 2,40,000। तो यहाँ गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,40,000। गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,40,000। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नेट असेट्स निकालेंगे। तो नेट असेट्स हमारी कितनी आई, 45,60,000 आई। PC हमारा ज़्यादा है, 48 लाख कितने से ज़्यादा है, 2,40,000 से, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, गुडविल की। और यहाँ हमने इसको लिख दी गुडविल अकाउंट DAR। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने गुडविल भी उसकी परचेज करी है, कितने से, 2,40,000 से। अब खास बात देखने की है, अब आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन क्या हुआ, उसमें आपने फॉर्मूले के चक्कर में पटक दिया। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होता हो चाहे नहीं होता हो, आप तो ये ध्यान रखना कि अगर CR साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो गुडविल होगी, और अगर असेट साइड ज़्यादा है क्रेडिट
लायबिलिटी साइड से, तो क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो यहाँ आप इन सब बातों को भूल जाओ एक बार। यहाँ लायबिलिटी कितनी है, 51 लाख की। यहाँ लायबिलिटी कितने की है, 51 लाख की। और असेट्स कितने की है, 48,60,000 की। तो ये कितना हो गया, 2,40,000 गुडविल के हो गए। आपको कोई माताफोड़ी नहीं करनी है, सिर्फ अगर सीआर साइड ज़्यादा है, सीआर साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो हमारी गुडविल निकलेगी, और डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो हमारी क्या निकलेगी, कैपिटल रिजर्व। इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो तो रख लो, और नहीं तो आप इस तरीके से भी अपन काम इसका चला सकते हैं। तो यहाँ ये आपकी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसका पेमेंट करना है हमें। तो यहाँ हम पेमेंट करेंगे तुलसी ब्रदर्स अकाउंट ER2 शेयर कैपिटल टू SPR। तो इसको तो 48 लाख देने ही है, तो ये तो आप डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, या यूँ कह लो कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो 48 लाख हमने इसको क्या करा, डेबिट कर दिया। अब यहाँ देखो आप 20 रुपये का एक शेयर है और 20% पे, 20 रुपये का एक शेयर है 20% पे, तो 20/100 हो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, तो ये 4 रुपये प्रीमियम के हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 20 रुपये का जो एक शेयर था, 4 रुपये प्रीमियम जोड़ करके कंपनी कितने रुपए में दे रही है, 24 रुपये में उसको एक शेयर दे रही है, और हमें पेमेंट कितना करना है, 48 लाख का। तो 48 लाख डिवाइडेड बाई 24, तो क्या आ जाएगा, 48 लाख डिवाइडेड बाई 24, तो 24 दूनी 48। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए, 2 लाख। तो कितने शेयर इशू किए, 2 लाख किए। 20 रुपये का एक शेयर था, तो 2 दूनी 4, तो ये आपके 40 लाख हो गए। और ये 2 लाख इंटू 2, सॉरी 4, तो 4 दूनी 8 लाख, तो ये 48 लाख का इसका पेमेंट हो गया। इस तरीके से मतलब 2 लाख उसको शेयर इशू किए, 20 रुपये का एक शेयर था तो 40 लाख, और 2 लाख उसको शेयर इशू किए, 4 रुपये का प्रीमियम था, तो कितने हो गए आपके, 8 लाख। तो इस तरीके से ये 20 और 4 कितना हो गया, 24, और 24 इंटू 2 लाख कितना हो गया, ये 48 लाख हो गया। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया, कैश ना दे करके इस तरीके से उसका पेमेंट हो गया। तो अब आप ये ध्यान रखना कि गुडविल कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसी पे ही आएगा, क्वेश्चन इसी टॉपिक पे ही आता है जनरली, कि क्या है, सीआर साइड अगर ज़्यादा है डेबिट का में तो गुडविल हो जाएगी, और डेबिट साइड ज़्यादा है सीआर साइड का में तो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और जो लिखा आपने उसको उतार लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।